हैप्पी लर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रिवाइज विद मिहिर। आज के एपिसोड में हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल वाले टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम कोर कंटेंट का भी रिवीजन करेंगे एज वेल एज आपके प्री रिक्विजिट कंटेंट का भी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले समझो कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। देखो, हर इकोनॉमी, हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस को फ्लक्चुएशन देखना पड़ता है अपने लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इस फ्लक्चुएशंस को ही अपन बिजनेस साइकिल बोलते हैं। कभी बिजनेस पीक में रहेगा, कभी बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो ये फ्लक्चुएशंस अपन देखते हैं, इनको ही अपन बिजनेस साइकिल बोलते हैं। जनरली हर एक बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन फेज, जहाँ पे आपका रियल जीडीपी इंक्रीज होता है। फिर आता है पीक फेज, जहाँ पे रियल जीडीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट में रहता है और उसके बाद वो और इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होना चालू होगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज, जहाँ पे आपका रियल जीडीपी कम होने लग जाता है। एंड ट्रफ फेज, जहाँ पे आपका रियल जीडीपी अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट कर लेता है। इसके बाद वो और डिक्रीज नहीं होगा और इसके बाद वो इंक्रीज होना चालू होगा। जनरली ये बिजनेस साइकिल के फेजेस इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे हाउस होल्ड और बिजनेसेस अपना डिसीजंस लेंगे। फिर अपन डिसाइड कैसे करेंगे कि अभी कौन से फेज ऑफ बिजनेस साइकिल में इकोनॉमी है। तो इसके लिए अपने पास 3 वेज हैं। सबसे पहला आता है क्लासिकल साइकिल अप्रोच। यहाँ पे अपन फ्लक्चुएशंस देखते हैं अपने लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, विच इज मेजर्ड बाय जीडीपी इन वॉल्यूम टर्म्स। मतलब यहाँ पे अपन रियल जीडीपी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फेज ऑफ बिजनेस साइकिल में अभी अपना इकोनॉमी है। अगर मैंने लास्ट ईयर 100 यूनिट्स बनाया था और इस साल 120 यूनिट्स बनाया, तो इसका ये मतलब है कि 20% ग्रोथ आया है मेरे रियल जीडीपी में। फिर आता है ग्रोथ साइकिल फेज, जहाँ पे अपन फ्लक्चुएशंस को मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ग्रोथ लेवल। देखो, हर एक इकोनॉमी की एक पोटेंशियल जीडीपी होती है। हर एक इकोनॉमी का एक पोटेंशियल होता है जिसको अपन ट्रेंड जीडीपी बोलते हैं। इस पोटेंशियल जीडीपी को अपन कंपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के एक्चुअल रियल जीडीपी से। अगर मैंने अपने पोटेंशियल से अच्छा परफॉर्म किया, तो दैट मीन्स आई एम इन एक्सपेंशनरी फेज। अगर मेरी इकोनॉमी पोटेंशियल से खराब परफॉर्म करती है, दैट इज माई एक्चुअल रियल जीडीपी इज लेस देन द ट्रेंड जीडीपी, लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी, दैट मीन्स माई इकोनॉमी इज इन स्लो डाउन फेज। फिर आता है ग्रोथ रेट साइकिल अप्रोच। पहला वाला था खाली ग्रोथ साइकिल अप्रोच, ये है ग्रोथ रेट साइकिल अप्रोच। यहाँ पे अपन मेजर करते हैं फ्लक्चुएशंस अपने इकोनॉमिक साइकिल में विथ रिस्पेक्ट टू ईयर ऑन ईयर चेंज इन ग्रोथ रेट। लेट्स से लास्ट ईयर मेरी इकोनॉमी 5% से ग्रो करी और इस साल मेरी इकोनॉमी 7% से ग्रो करी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी इकोनॉमी अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो सबसे ज्यादा यूज्ड मेजर है बाय द इकोनॉमिस्ट अमंगस्ट ऑल दीज 3 अप्रोचेस, इट इज द ग्रोथ साइकिल अप्रोच। उसके बाद आता है ग्रोथ रेट साइकिल अप्रोच एंड लास्ट में आता है क्लासिकल साइकिल अप्रोच। चलो, अब अपन डिस्कस करते हैं हर एक फेज ऑफ बिजनेस साइकिल को थोड़ा और डिटेल में। तो सबसे पहले आता है अपना एक्सपेंशनरी फेज। एक्सपेंशनरी फेज में क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, आपकी एक्चुअल जीडीपी है, इट इज मोर देन योर पोटेंशियल जीडीपी। आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है एंड कंपनीज भी अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रही है। फिर आता है पीक फेज। पीक फेज में क्या होता है कि when you compare your actual GDP with your potential GDP, it is at its highest. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट सब अब स्लो हो रहा है बट अभी भी पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन और तेजी से इंक्रीज हो रहा है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, जहाँ पे आपका एक्चुअल आउटपुट इज फॉलिंग एंड इट इज बिलो द पोटेंशियल आउटपुट। आपका एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग और कंपनी जो इन्वेस्ट करती है, ये सारा चीज अब डिक्रीज हो रहा है एंड इसीलिए इन्फ्लेशन भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। फिर आता है ट्रफ फेस, ये आपका लोएस्ट फेस है, जहां पे एज कंपेयर्ड टू योर पोटेंशियल आउटपुट आपका एक्चुअल आउटपुट अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। एम्प्लॉयमेंट, स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट अभी भी काफी कम है बट धीरे धीरे इस फेज के बाद वो रिकवर होके इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और इस फेज में इन्फ्लेशन आपका मॉडरेट होता है। देखो, बिजनेस साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझो। बिजनेस साइकिल आर रिकरेंट इन नेचर। मतलब अगर एक बार एक बिजनेस साइकिल से आपकी इकोनॉमी गो थ्रू करी है,
तो दोबारा भी गो थ्रू कर सकती है। अगर एक बार लेट्स से आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आया है, तो दोबारा भी आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। बट बिजनेस साइकिल आर नॉट पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब दे डू नॉट ऑकर एग्जैक्टली एट द सेम इंटरवल। अगर आज से 2 साल पहले रिसेशन आया था और वो 5 इयर्स के लिए चला था, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आज से ठीक 2 साल बाद वापस से रिसेशन आएगा और वो रिसेशन फिर 5 इयर्स के लिए चलेगा। So that means business cycles can reoccur, but they will not reoccur at periodical intervals at same intervals. दूसरा, नाम से समझो, इट इज बिजनेस साइकिल। तो ये जनरली उन इकोनॉमीज में देखा जाता है जो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर। अगर इकोनॉमी का नेचर एग्रीगेरियन है, मतलब वो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, या फिर वो इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट हर चीज को सेंट्रली प्लान करती है, हर चीज को सेंट्रली कोऑर्डिनेट करती है। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। तो वहां पे आपको जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस देखने मिल रहा है, दैट आर नॉट बिजनेस साइकिल। वो फ्रीली बिजनेस की एक्टिविटी को कम ज्यादा करके नहीं हुआ है, उसको किसी और ने रेगुलेट करके साइकिल में चेंज लेके आया है। फिर अपन को ये कैसे पता चलेगा कि एक बिजनेस साइकिल अब खत्म हो गया है या फिर एक बिजनेस साइकिल अब चालू हो रहा है? इसके लिए अपन एक कॉमन रूल को यूज करते हैं जिसको अपन टू कंजिक्यूटिव क्वार्टर रूल बोलते हैं। अगर एक कंट्री 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर तक अपने जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीज देख रही है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वो कंट्री अभी एक्सपेंशनरी फेज से गुजर रही है। अगर एक कंट्री 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर तक अपने रियल जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन देख रही है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री अपने रिसेशन फेज में है। फिर जैसे अपन बिजनेस साइकिल की एनालिसिस करते हैं, वैसे ही क्रेडिट साइकिल की भी एनालिसिस करते हैं। क्रेडिट साइकिल का क्या मतलब है? जब अपन को फ्लक्चुएशंस देखने मिलता था बिजनेस एक्टिविटीज में, तो अपन उसको बिजनेस साइकिल बोलते थे। जब अपन को फ्लक्चुएशन देखने मिलता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट में और किस प्राइस में वो क्रेडिट अवेलेबल है, तब अपन उसको क्रेडिट साइकिल बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब फिनेंशियल लोन, क्रेडिट का मतलब बोरोइंग्स, क्रेडिट का मतलब डेट। तो कितना इजीली मेरे को लोन मिल रहा है और किस रेट में मुझे लोन मिल रहा है, जब इसमें फ्लक्चुएशन आता है, तो अपन बोलते हैं कि वी आर अंडरगोइंग अ चेंज इन क्रेडिट साइकिल। जब इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, जब इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, सारे बिजनेस के सेल्स अच्छे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, उस केस में जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, दे आर मोर विलिंग टू एक्सटेंड क्रेडिट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाता है एंड दे आर विलिंग टू एक्सटेंड क्रेडिट एट चीप इंटरेस्ट रेट, एट लो इंटरेस्ट रेट। तो प्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि उन फेज में आपका डिफॉल्ट रिस्क कम होता है। ठीक इसी का उल्टा, जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट्स आर नॉट दैट ग्रेट, देन लेंडर्स आर नॉट विलिंग टू लेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो रही है एंड दे विल चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट फॉर गिविंग यू लोन। मतलब प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट भी बढ़ रहा है क्योंकि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई। फिर क्रेडिट साइकिल ना फर्दर ऐड करते हैं जिस फेज में आपकी इकोनॉमी अभी इकोनॉमिक साइकिल से गुजर रही है, मतलब दे एम्पलीफाई द इकोनॉमिक साइकिल। लेट्स से आपकी इकोनॉमी अभी एक्सपेंशनरी फेज में, तो बैंक्स आर मोर विलिंग टू लेंड, बिजनेसेस को बहुत इजीली और बहुत कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है, दे एक्सपैंड मोर। दिस अगेन कंट्रीब्यूट्स टू एन एक्सपेंशनरी इकोनॉमी। इसी का उल्टा समझो, अगर आपकी इकोनॉमी अभी रिसेशन में है, मतलब बैंक्स आर नॉट विलिंग टू लेंड, बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड इसी कारण और आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आता है। सो दे एम्पलीफाई व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द इकोनॉमी। अगर आपको बहुत इजीली क्रेडिट मिल जाएगा और बहुत कम इंटरेस्ट रेट में क्रेडिट मिल जाएगा ड्यूरिंग द एक्सपेंशनरी फेज, तो इससे क्या होता है, एक बबल क्रिएशन हो सकता है इकोनॉमी में। बबल क्रिएशन तब होता है जब आपके एसेट के प्राइसेस बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं विदाउट एनी बैकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। और जनरली ये देखा क्या है कि जो क्रेडिट साइकिल का लेंथ होता है, दैट इज लॉन्गर देन द बिजनेस साइकिल का लेंथ। फिर हर इकोनॉमी में ना कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो अपन को बिजनेसेस को एनालाइज करके देखने को मिलते हैं। जब अपन उन इंडिकेटर्स की एनालिसिस करते हैं, तो इससे भी अपन को समझ में आता है कि अभी मेरी इकोनॉमी कौन से फेज ऑफ बिजनेस साइकिल से गुजर रही है। सबसे पहले आता है इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो। देखो, इन्वेंट्री एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी इज नॉट वेरी बिग, इट इज स्मॉल।
बट फिर भी जब अपन इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो की एनालिसिस करेंगे तो अपन को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इनसाइट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले रिकवरी फेज़ में आपका सेल्स अब बढ़ रहा है, आपकी जो ऑलरेडी पाइल्ड अप इन्वेंट्री थी वो अब कंज़्यूम हो रही है। तो योर इन्वेंट्री इज़ गोइंग डाउन, योर सेल्स इज़ इंक्रीजिंग एंड योर इन्वेंट्री सेल्स रेशियो बिगिंस टू फॉल। फिर एक्सपेंशनरी फेज में आप फैक्ट्री को फोन करके और ऑर्डर देते हो, योर सेल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, योर इन्वेंट्री इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड हेंस योर इन्वेंट्री सेल्स रेशियो बिकम्स स्टेबल, इट बिकम्स नॉर्मल। फिर स्लो डाउन फेज में क्या होता है कि आपका सेल्स गिर रहा है, बट अब अपने फैक्ट्री को फ़ोन करोगे कि और इन्वेंट्री मत बनाना, तो वो प्रोडक्शन स्टॉप करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाती है, आपका सेल्स अभी कम है एंड हेंस योर इन्वेंट्री सेल्स रेशियो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री भी गिर रही है बिकॉज आप ऑलरेडी अपने एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ कर रहे हो, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो और आपका सेल्स भी गिर रहा है। इसीलिए आपका इन्वेंट्री सेल्स रेशियो वापस जाके अपने नॉर्मल और मॉडरेट लेवल में पहुंच जाता है। जैसे अपन इन्वेंट्री सेल्स रेशियो का एनालिसिस करते हैं, वैसे ही अपन वर्कफोर्स एंड कैपिटल स्पेंडिंग का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं, और उससे भी अपन को यूजफुल इंसाइट्स मिल सकता है अबाउट विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल वी आर गोइंग थ्रू। देखो, बिजनेसेस ना कभी भी ओवरनाइट कोई वर्कर को ना हायर करते हैं ना ही फायर करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो इन वर्कर्स का ओवर टाइम को बढ़ा देते हैं, और अगर उनको लगता है कि भाई अभी प्रोडक्शन कम है तो वो इन वर्कर्स का ओवर टाइम को कम कर देते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट की अपन एनालिसिस करेंगे, तो अगर एक बिजनेस साइकिल रिकवरी फेज में है, मतलब उस फेज में आपके ले ऑफ्स काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेसेस आर relying more on overtime to increase their production. Expansionary phase में they are moving from their overtime to actual hiring of new employees. Slowdown phase में their hiring will slow down and contraction phase में hiring freeze आ जाती है, overtime eliminate हो जाता है and businesses even start laying off the workers, वो employees को निकालना चालू कर देते हैं। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब रिकवरी फेज में हो तो आपके पास अभी आप कॉन्ट्रैक्शन से गुजर के आए हो, तो आपके पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लो होता है। इंस्टेड यू आर फोकसिंग हियर ऑन इम्प्रूविंग योर एफिशिएंसी। फिर आता है एक्सपेंशनरी फेज। यहाँ पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई होता है, आप नए प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो, कैपिटल एक्सपेंशन बढ़ने लग जाता है। स्लो डाउन फेज में क्या होता है कि आपके नए ऑर्डर स्लो डाउन हो रहे हैं, इसीलिए आप अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही फुल्ली यूटिलाइज करना चाहते हो। और कॉन्ट्रैक्शन फेज में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्पेंडिंग को कम कर देते हो और आप अपने मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट में भी कम खर्चा करते हो। ये याद रखना कि जो ये इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो है और ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। देखो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे या नहीं करोगे, ये डिसीजन दो पॉइंट में डिपेंडेंट होता है। पहला कि आपका एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। लेट्स से आप अभी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हो, तो आप पहले उसको 100% करना चाहोगे, उसके बाद ही आप नया मशीनरी खरीदोगे। लेट्स से यू आर ऑलरेडी सिटिंग एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तब अगर आपको अपना और आउटपुट को बढ़ाना है तो आपको नया प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा। और दूसरा, what is the composition of your production capacity, whether it's an old machine, whether it's a new machine, ये भी डिटरमाइन करेगा कि आप कितना खर्चा करोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट में कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में ना जनरली लाइट इक्विपमेंट्स, स्मॉल ऑर्डर्स को आप कैंसिल पहले करते हो बिफोर लार्ज ऑर्डर्स। वाई? बिकॉज स्मॉल ऑर्डर्स आर इजियर टू कैंसिल, इट टेक्स लेस टाइम। फिर अपन कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी एनालाइज करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से फेज ऑफ बिजनेस साइकिल में अभी अपन हैं। देखो, कंज्यूमर की स्पेंडिंग दो फैक्टर में डिपेंड करती है कि कंज्यूमर्स आज कितना कमाते हैं, देयर करंट इनकम, और उनको क्या एक्सपेक्टेशन है उनके फ्यूचर इनकम के लिए, मीनिंग देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट देयर फ्यूचर इनकम। एक्सपेंशनरी फेज में कंज्यूमर्स की इनकम लेवल बढ़ती है तो इसलिए उनकी स्पेंडिंग भी बढ़ती है। रिसेशनरी फेज में कंज्यूमर्स की इनकम लेवल भी कम होती है एंड इसीलिए उन कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम होती है। The phase of business cycle which we are going through also influences कि consumers कहाँ पे spend करने वाले हैं।
तो देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर हाई वैल्यू गुड्स, दे आर डिस्क्रिशनरी गुड्स, जिसको खर्चा करने से पहले कंज्यूमर एक थॉट प्रोसेस से गुजरता है, वो डिसाइड करता है कि खर्चा करना है या नहीं करना है, ये उसके डिस्क्रिशन में है, ये उसके हाथ में है। जैसे कि योर एक्सपेंडिचर ऑन कार्स, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, इन परचेजेस को आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। फिर आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दीज आर एवरीडे यूज गुड्स, दीज आर नॉन डिस्क्रिशनरी गुड्स। इनको खर्चा करने से पहले आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिसिन में खर्चा करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपको खाने में खर्चा करना है तो वो आपको करना पड़ेगा। इनके कंजम्पशन को अपन पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो एक्सपेंशनरी फेज में कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड विल इंक्रीज, क्योंकि दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फ्यूचर इनकम। दे नो कि हमको फ्यूचर में कमाई ज़्यादा होगी और हम इससे आराम से अपने ईएमआईज को मीट कर पाएंगे। सिमिलरली रिसेशन के समय दे विल पोस्टपोन देयर कंजम्पशन ऑफ डिस्क्रिशनरी गुड्स। जो नॉन डिस्क्रिशनरी गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वहाँ पे कंज्यूमर की स्पेंडिंग मोर और लेस स्टेबल होती है, नो मैटर वॉट एवर फेज ऑफ बिजनेस साइकिल वी आर गोइंग थ्रू। Just like we have discretionary goods and non-discretionary goods, we also have discretionary services and non-discretionary services. देखो, डिस्क्रिशनरी सर्विसेज का एग्जांपल हो सकता है आपका ट्रैवलिंग, आपका ईटिंग आउट, योर टूरिस्ट एक्टिविटीज, योर लीजर एक्टिविटीज। नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज का एग्जांपल हो सकता है योर हेल्थ केयर, योर इंश्योरेंस। तो ये सारे नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में आपको एक स्टेबल आउटलुक देखने को मिलता है ओवर डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। हाउसिंग सेक्टर की एक्टिविटी भी इफेक्ट करती है अपने ओवरऑल इकोनॉमी को। कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर हाउसिंग सेक्टर डिपेंडेंट है वो ये हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट्स। देखो, अगर इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में कम है, इसका मतलब आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेंस होम बाइंग विल इंक्रीज। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउसिंग प्राइजेस। इफ पीपल नो कि फ्यूचर में हाउस का प्राइजेस बढ़ने वाला है तो वो आज जाके हाउस को खरीदेंगे, जिसके कारण द बाइंग ऑफ हाउसेस टुडे विल इंक्रीज। बट इस इंक्रीज बाइंग को देख के सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो इससे आपका लॉन्ग टर्म में हाउस का प्राइजेस गिर भी सकता है। फिर हाउ मच इज द प्रॉपर्टी कॉस्ट रिलेटिव टू द इनकम। व्हेन योर इनकम लेवल्स आर हाई एंड द हाउस कॉस्ट इज लो, उस केस में भी बाइंग इंक्रीज होती है। फिर आता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जहाँ पे एज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट करता है कि कहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी और कहाँ पे कम डिमांड होगी। जैसे जैसे यंग पॉपुलेशन अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी में, इससे हाउसिंग डिमांड इन दो सिटीज इट इज इंक्रीजिंग। फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी अपन को एक कंक्लूजन देता है कि ओवरऑल व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ना तीन चीज़ों में डिपेंडेंट है। सबसे पहले योर डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ, सेकंड योर जीडीपी ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स, एंड थर्ड करेंसी एक्सचेंज रेट। जब आपकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हाई है, मतलब आपके लोगों के पास अब इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, एंड दे विल डिमांड मोर ऑफ फॉरेन गुड्स, जिसके कारण आपका इंपोर्ट इंक्रीज होगा। अगर आपकी ट्रेडिंग नेशंस का जीडीपी ग्रोथ हाई है, मतलब वहाँ पे फॉरेनर्स लोग का इनकम ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, हेंस दे विल डिमांड मोर फॉरेन गुड्स। तो अपना गुड्स उनके लिए फॉरेन हो जाएगा, वो अपने गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आता है करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अब अपने लिए फॉरेन गुड्स बाय करना चीप हो रहा है, एंड हेंस वी विल इंपोर्ट मोर। सिमिलरली अब जो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने फॉरेनर्स को, उनको हमारे गुड्स को खरीदना अब महंगा पड़ता है, एंड हेंस आवर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज। फिर जो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है लीडिंग इंडिकेटर। ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं बिफोर द इकोनॉमी इज एंटरिंग इनटू दैट फेज, मतलब ये अपन को हेल्प करते हैं इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी स्टॉक मार्केट एंड हाउसिंग प्राइसेस। फिर आता है को इंसिडेंट इंडिकेटर। ये अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं एट द सेम टाइम इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू दैट फेज, तो ये अपन को हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। फिर आता है लैगिंग इंडिकेटर।
ये अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं आफ्टर द इकोनॉमी इज ऑलरेडी अंडर वे इन दैट स्टेट। मतलब ये ऑलरेडी कंफर्म करते हैं एक एस्टाब्लिश्ड फेस को। मैंने आपको एग्जाम्पल में पढ़ाया था कि इन्वेंट्री सेल्स रेशियो एंड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिजनेस साइकिल, जीडीपी और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अपन उसको समराइज करके समझते हैं। देखो, ट्रफ फेज में आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है और आपका इन्फ्लेशन जो है वो अब डिक्रीज होता है बिकॉज यू आर इन द ट्रफ फेज, यू आर इन द लोएस्ट फेज ऑफ योर इकोनॉमी। एक्सपेंशनरी फेज में आपका जीडीपी ग्रोथ रेट अब इंक्रीज होने लग जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। इन्फ्लेशन विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग स्लोली। पीक फेज में आप अपने जीडीपी के हाईएस्ट पॉइंट में चले जाते हो और उसके बाद से आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अब डिक्रीज होना चालू होगा बट अभी भी पॉजिटिव होगा। और आपका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता है एज योर इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग। फिर जो कंट्रैक्शन फेज है, जो रिसेशन फेज है, वहां पे आपका जीडीपी ग्रोथ रेट अब नेगेटिव हो जाता है एंड इन्फ्लेशन भी थोड़े समय के बाद डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द कोर कंटेंट का रिवीजन। अब अपन प्री रिक्विसाइट कंटेंट का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन को अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, प्राइमरी एम हर गवर्नमेंट का दुनिया में ये रहता है कि वो कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखे अपने इकोनॉमी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। यहाँ पे अपन को कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहला डेफिनेशन आता है एम्प्लॉयड का। तो इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल जिनके पास जॉब है। यहाँ पे जनरली इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सच एज स्ट्रीट वेंडर्स। फिर आता है लेबर फोर्स, कितने लोग जॉब कर रहे हैं और कितने लोग आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, दे आर अवेलेबल फॉर अ जॉब। दिस टू एडिशन करके बनते हैं आपके लेबर फोर्स। फिर आता है आपका अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड में आता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव अ जॉब येट बट दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एक होता है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर आउट ऑफ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 3 to 4 months। एंड एक आता है फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दे आर बिटवीन जॉब्स, दे हैव जस्ट लेफ्ट वन जॉब एंड दे आर अबाउट टू बिगिन अ न्यू जॉब। दिस इज जनरली शॉर्ट टर्म इन नेचर। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स। एक आता है पार्टिसिपेशन रेट, मतलब टोटल वर्किंग एज में कितना लोग आपका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज। और वर्किंग एज में अपन 16 से 64 ईयर्स ऑफ एज के बीच के लोगों को लेते हैं। फिर आता है अंडर एम्प्लॉयड। रिमेंबर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है कि यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड बट यू हैव दोज क्वालिफिकेशंस जिससे आपको एक और अच्छी जॉब मिल सकती है, यू कैन हैव अ बेटर हाई पेइंग जॉब। एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड पार्ट टाइम बट उसके पास कैपेबिलिटी है कि उसको एक फुल टाइम जॉब मिल सकती है। फिर आता है डिस्करेज्ड वर्कर्स, अ पर्सन हु हैज स्टॉप्ड लुकिंग फॉर अ जॉब, बेचारा डिस्करेज हो गया है। तो इनको अपन लेबर फोर्स से भी हटा देते हैं, इनको अपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी हटा देते हैं। एक आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, अ पर्सन जो खुद से अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली ही इज आउटसाइड द लेबर फोर्स, एग्जाम्पल अर्ली रिटायरी। कभी कभी इकोनॉमी में जब अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और कितने लोग वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे अपन को एक कंफ्यूजन आता है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड एंड फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। ध्यान रखना, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगेन आई एम सेइंग इज अ लैगिंग इंडिकेटर ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर कंसेप्ट समझो इन्फ्लेशन का। देखो, इन्फ्लेशन का मीनिंग है सस्टेन्ड राइज इन ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। याद रखो वर्ड सस्टेन्ड, मतलब समथिंग विच इज सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आज कोई चीज का प्राइस बढ़ता है और कल उस चीज का प्राइस कम हो जाता है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है। अगर जो प्राइस इंक्रीज हुआ है दैट शुड सस्टेन फॉर अ पीरियड, तभी अपन बोलेंगे कि हाँ, इकोनॉमी में चीजों का दाम बढ़ा है एंड वी आर गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज गोइंग डाउन। With the same amount of money, now you will be able to buy less goods and services. Inflation में भी अपन को कुछ टर्म्स को समझना है। सबसे पहले आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब इट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन दी ओवरऑल प्राइजेस, इट इज अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। मतलब जब आपका इन्फ्लेशन रेट इज लेस देन 0%, तब अपन बोलते हैं कि इकोनॉमी डिफ्लेशन के थ्रू जा रही है। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत तेजी से एन एक्सट्रीमली फास्ट इंक्रीज इन दी प्राइस लेवल्स इन दी इकोनॉमी।
एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन रेट होता है, जनरली 500 टू 1000% तक भी इन्फ्लेशन देखने को अपन को मिल सकता है, जो वेनेजुएला में हुआ था, जो लेबनान में हुआ था, जो टर्की में भी हुआ था बीच में। फिर आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि इट इज अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। योर इन्फ्लेशन रेट इज स्टिल पॉजिटिव बट इट इज डिक्लाइनिंग। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, disinflation is a positive inflation rate but at a declining rate. हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत खर्चा करती है जितना वो कमाती है उसके कंपैरिजन में, एंड इसीलिए हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इट इज प्रिंटिंग मोर मनी एंड जिसके कारण आपका टू मच मनी इन सर्कुलेशन होने के कारण आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिरने लग जाती है। जब एक डिफ्लेशन होता है ना, तो वैल्यू ऑफ मनी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, मतलब प्राइजेस आर फॉलिंग, सो कंपनी के रेवेन्यू भी गिरेंगे। इसके कारण आपका एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट हो सकता है। इसीलिए इकोनॉमी में डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ अराउंड 2% इट इज कंसिडर्ड हेल्दी। अब इन्फ्लेशन को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है बाय सीइंग हाउ मच देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द बेस ईयर टू द करेंट ईयर। तो बेस ईयर में अपन एक कंजम्पशन बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं और देखते हैं कि बेस ईयर में अगर मैं इन बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने जाता तो मेरे को कितना पैसा लगता, और आज मैं अगर इन बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदता हूं तो मेरे को कितना पैसा लगेगा। एक पॉपुलर मेथड है जिसको अपन लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसमें अपन कंजम्पशन क्वांटिटी जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसको बेस ईयर का लेते हैं बट प्राइजेस करेंट ईयर का लेते हैं। पर यहाँ पे ना तीन प्रॉब्लम आता है। एक आता है सब्सटीट्यूशन बायस, कि देखो जैसे जैसे कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो लोग उस चीज को सब्सटीट्यूट करते हैं विद बेटर अल्टरनेटिव्स, तो यू कैन नॉट यूज द सेम बास्केट ऑफ गुड्स। दूसरा क्वालिटी बायस, जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व हो रही है तो क्वालिटी ऑफ गुड्स भी बढ़ती है और प्राइजेस बढ़ते हैं, इसीलिए तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये इन्फ्लेशन है, बिकॉज हम अब हमको अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो हमको बेटर क्वालिटी ऑफ चीज़ भी तो मिल रही है, तो ये चीज़ भी अकाउंट फॉर नहीं होती है इन दिस मेथड। और थर्ड आता है न्यू प्रोडक्ट बायस। आप कैसे पुराने बेस ईयर का ही कंजम्पशन बास्केट को यूज कर सकते हैं? जब दुनिया इवॉल्व हो गई है तो नए प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, तो पीपल में वांट टू रिप्लेस दैट बास्केट ऑफ गुड्स, तो ये वाली चीज भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करी जाती। तो जो क्वालिटी बायस है और जो न्यू प्रोडक्ट बायस है इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हेडोनिक प्राइसिंग। सब्स्टिट्यूशन बायस जो है इसको अपन सॉल्व करते हैं यूजिंग चेन्ड प्राइस इंडेक्स फार्मूला। ये सब कैसे कैलकुलेट होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में ना सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में होते हैं उसका क्या प्राइजेस है अपन उसको कंसिडर करते हैं। सो इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बास्केट जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है। कोर इन्फ्लेशन में अपन फूड और एनर्जी प्राइजेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि फूड एंड एनर्जी प्राइजेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इनमें सस्टेन्ड प्राइस इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। तो योर कोर इन्फ्लेशन इज calculated by excluding the food and energy prices from the basket and it is most used. फिर आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि योर इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ स्लो डाउन कंबाइंड विथ हाई इन्फ्लेशन लेवल, स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी प्लस हाई इन्फ्लेशन। फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज जनरली यूज्ड व्हेन वी आर एनालाइजिंग सेल्स लेवल। फिर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल्स। ये जनरली अपन प्रोडक्शन की कॉस्ट एनालिसिस में यूज करते हैं। फिर इन्फ्लेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नाम से समझो कि अपन को गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है, जो लेबर वेजेस हैं, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जा रहे हैं एंड इसीलिए अपन को एंड प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में नाम से समझो डिमांड पुल, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है एंड जिसके कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ योर प्री रिक्विजिट कंटेंट का रिविजन एंड ऑल्सो द रिविजन ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and see you all in the next episode. Until then, happy learning and take care.